Hello y'all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to all of you on your own YouTube channel, that is Zen Apex Education. In this video, we are going to study about Bengal Division, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ओके, हम स्टडी करेंगे इसमें बंगाल के विभाजन की और उससे रिलेटेड ही स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो हुई थी उसकी। हम इस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। ओके, और इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार बंगाल डिवीजन या स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट क्यों की गई। ओके, तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। जो ब्रिटिशर्स ने इसका रीजन दिया बंगाल डिवीजन के बारे में, जो ब्रिटिशर्स का रीजन था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हमने ये काम किया है या कर रहे हैं। ओके, उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया है ना, तो इसीलिए इसको एक यूनिट के रूप में एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हम इसका डिवीजन कर रहे हैं, है ना। मैं यहाँ बताता चलूं कि जो बंगाल उस समय हुआ करता था उसमें मॉडर्न डे का आपका पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और इसके साथ ही उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आसाम ये आया करते थे। ओके, तो इस तरह से बहुत बड़ा एरिया है। ये एरिया जो है, अगर हम एरिया वाइज इंडिया की में बात करें तो राजस्थान का डबल है। ओके, राजस्थान जो कि इंडिया का इस समय एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है, उससे भी डबल एरिया था लगभग ये। और इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें इसके बाहर देश से, अगर खुद यूके से ही कंपेयर करें तो लगभग यूके का 3 गुना। ओके, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रीजन दिया कि ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं, इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट बंगाल, जिससे कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करना, इसका प्रशासन चलाना आसान हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। ओके, उनका ये कहना तो ठीक था कि बहुत बड़ा हो गया ये एरिया, लेकिन ये सिर्फ बहाना था कि एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। ओके, जो ये इन्होंने रीजन दिया एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हम विभाजन कर रहे हैं बंगाल का, तो ये सिर्फ बहाना था, इनके असल इरादे कुछ दूसरे थे, है ना, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। वहीं इंडिया वाले इनके इरादे वहां पे, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है इसकी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ना, आप क्योंकि धर्म के आधार पे आबादी के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाह रहे हैं। जो बंगाल जो कि अभी तक हब था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, और जो इंडिया के जो 2 मेन सेंटर्स थे, एक ईस्ट में सेंटर था पूरे मूवमेंट का और दूसरा वेस्ट में। ओके, उन 2 मेन सेंटर्स में से एक था, जहां ईस्ट में बंगाल था सेंटर, वहीं वेस्ट में महाराष्ट्र। ओके, जो अर्ली इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई है इंडिया की, उसमें ये 2 सेंटर्स थे। बाकी खैर पूरे देश में भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जितने लोग यहां पर एक्टिव थे उतने कहीं पर नहीं थे। ओके, बंगाल क्योंकि अर्ली वहां पे इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया था और लोग खूब पढ़ लिख गए थे, तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल गए थे इन चीजों में, और स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ बन गए थे, है ना। तो उसी चीज को तोड़ना चाहते थे ब्रिटिश, और इसी के लिए इन्होंने धर्म के आधार पे उसको विभाजित करने की कोशिश की, जिससे कि लोग बढ़ जाएं, उनके बीच में धर्म की दीवार खड़ी हो जाए। ओके, इसलिए ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड था, तो इसीलिए इस आधार पे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड करने की कोशिश की। ओके, तो इंडियंस ने कहा कि नहीं, ये तो आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस तरह से डिवीजन कर रहे हैं टू वीकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इसीलिए अगर हम देखें कि बॉयकॉट और स्वदेशी क्या थे, है ना, हम क्योंकि एक ही हेडिंग के अंडर में स्टडी कर रहे हैं, तो बॉयकॉट जैसा कि आप जानते हैं, बॉयकॉट इसलिए किया गया कि जिससे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इकोनॉमी वो थोड़ी डाउन हो सके, और साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी बढ़ सके। जब हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, खासतौर से
यूरोपियन कपड़े नहीं पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर इंडिया के कपड़े पहनेंगे, इंडिया के बने हुए कपड़े खरीदेंगे, है ना। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो ब्रिटिशर्स को नुकसान होगा और दूसरा इंडियन जो टेक्सटाइल बिजनेसमैन है या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा होगा। ओके, तो बॉयकॉट इसीलिए किया गया। और बॉयकॉट करोगे आप तो स्वदेशी को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिलेगा, है ना। जो चीजें आपको कंज्यूम करनी है वो तो आप कंज्यूम करोगे, तो विदेशियों का जब बॉयकॉट कर दिया आपने तो देशी चीजों को, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, उनको खरीदोगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस कपड़े को बेचने वाले या कोई भी ऐसे आर्टिकल्स जो कि इंडिया में बन रहे हैं, हम जब उनको खरीदेंगे तो उनके पास धन जाएगा, उनको फायदा मिलेगा। और यहाँ फिर से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक बार बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे तो उनके वो भी सपोर्ट करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, है ना। तो इस तरह से बहुमुखी फायदा मिलेगा हमें और हमारे देश के लोगों को, इसीलिए बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चलाए गए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार बंगाल डिवीजन था क्या, व्हाट। ओके, क्या बंगाल डिवीजन था, व्हाट वाज बंगाल डिवीजन एंड व्हाट वाज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो बंगाल टू बी डिवाइडेड इन टू, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। जैसे कि हमने पीछे कहा कि बंगाल के दो हिस्से होने थे, है ना। जो ये डिवीजन होने वाला था, इसमें बंगाल के दो हिस्से होने वाले थे। दे वर गोइंग टू डिवाइड द बंगाल प्रोविंस इन टू पार्ट्स, द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। एज वी हैव अर्लियर सेड, ईस्ट बंगाल was dominated by the Hindus, Muslims, while the West Bengal was dominated by the Hindus. Okay, कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो, बिल्कुल सेपरेशन हो, लेकिन मोस्टली ऐसा था। जो ईस्ट बंगाल था वहां थोड़ा सा डिफरेंस था हिंदू और मुस्लिम की आबादी में। कोई 1 करोड़ 80 लाख हिंदू आबादी थी वहां, मुस्लिम आबादी थी, और 1 करोड़ 20 लाख लगभग हिंदू आबादी थी। ओके, जबकि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हिंदू थे और कोई 1.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स थे। पूरे प्रोविंस की आबादी लगभग 7 करोड़ थी उस समय, जो कि उस समय इंडिया की जो आबादी थी उसका लगभग 25% थी। ओके, तो बंगाल के इस तरह से दो हिस्से होने थे, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट में भारत में प्रोड्यूस की जाने वाली या मैन्युफैक्चर की जाने वाली चीजों को बढ़ावा मिलना था, उनको प्रमोट करा जाना था। ओके, जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसके अंडर में भारत में बनने वाली चीजों को प्रमोट करा जाना था, भारत में उत्पादित की जाने वाली चीजों को प्रमोट करा जाना था। वो उन चीजों को खरीदने के लिए लोगों को उत्साहित और प्रेरित करना था। वहीं बॉयकॉट मूवमेंट में यूरोपियन प्रोडक्ट्स का जनरली और ब्रिटिश प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली विरोध करना था, उनको खरीदना नहीं था। ओके, बॉयकॉट में उनका बॉयकॉट करना था, मतलब पूरी तरह से बहिष्कार करना था। ओके, तो ये दो तरफा वार किया जा रहा था। विदेशी चीजों को स्पेशली खरीदने से मना किया जा रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था उसका, जबकि इंडियन चीजों को खरीदने के लिए लोगों को इंस्पायर किया जा रहा था, उनको प्रेरित किया जा रहा था। ओके, तो दो तरह से मूवमेंट चलनी थी। इससे कितना फर्क पड़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आने वाले जो कुछ टाइम था उसमें पता चला कि जो ब्रिटिश इनकम थी, स्पेशली अगर टेक्सटाइल की हम बात करें, तो आधे से भी डाउन हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स इंडिया से कमाते थे, हम यहाँ ना तो कोई फैक्ट्स लेकर के आए, वैसे आंकड़ेबाजी की यहाँ जरूरत भी नहीं है, बस आप एक रफ सा आइडिया ले लें कि लगभग उनकी जो टेक्सटाइल से इनकम थी वो आधी हो गई थी। कितना असर हुआ इस तरह से बॉयकॉट का और स्वदेशी मूवमेंट का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि बंगाल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट आखिरकार इतना क्यों, आप क्यों इतना इसकी स्टडी करते हैं, इस पे क्यों इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बंगाल डिवीजन जो थी वो अपने आप में फर्स्ट मास मूवमेंट कही जाती है। ऐसा पहला आंदोलन, पहला जन आंदोलन कहा जाता है जिसमें कि भारत के बहुत सारे लोगों ने
एक साथ पार्टिसिपेट किया। ओके, भारत के बहुत बड़ी आबादी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इतने बड़े लेवल पे आज तक अंग्रेजों का विरोध किसी भी तरह से नहीं किया गया था। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट विच इंक्लूडेड द पीपल फ्रॉम एवरी एंड ईच सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो भारत की आबादी थी उसके लगभग हर हिस्से से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, गवर्नमेंट जॉब्स वाले हों, वकील हों, टीचर्स हों, ओके, या कोई भी हो, पेजेंट्स हों, कारीगर लोग, ओके, सॉरी आर्टिजन्स हों, जो कि कारीगर लोग होते हैं, सभी तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसीलिए ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट बन गई, है ना। लोगों ने इस आंदोलन से और इसकी सफलता से ये सीखा कि आखिरकार विरोध कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको किस तरह से विरोध करना चाहिए, है ना। तो बंगाल डिवीजन का इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। भारत का पहला जन आंदोलन था और इसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत ही फार रीचिंग चेंजेस होते हैं। इसमें जो चेंजेस आते हैं मूवमेंट करने के तरीके में या दूसरे लगा लीजिए जो इसके इम्पैक्ट बाद में होते हैं, तो उनका जो असर रहता है वो बहुत ही दूरगामी रहता है ना। इसीलिए भी ये जो मूवमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार बंगाल डिवीजन किया कैसे गया, हाउ, और इसी तरह से स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट किस तरह से किए गए। मुस्लिम्स डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, हम बता चुके हैं कि किस तरह से जो था ईस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड था, सॉरी मुस्लिम डोमिनेटेड था ईस्ट बंगाल और आसाम, जबकि जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू डोमिनेटेड था। हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल, बंगाल एंड बिहार, झारखंड, उड़ीसा जो कि शामिल थे इसमें, है ना। और जो ये थे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, इसमें क्या किया गया कि जो विदेशी कपड़े थे उनके बड़े बड़े ढेर लगा करके उनमें आग लगाई गई, है ना, चौराहों पे आग लगाई गई उनको इकट्ठा करके। और इसके अलावा ऐसी जो भी दुकानें थी जो फॉरेन आर्टिकल्स बेचती थी, जो विदेशी या आयातित माल बेचती थी, उन पे उनका बहिष्कार किया गया। उनके सामने लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। ओके, इसी तरह से ये चीजें यहीं तक नहीं ठहरी, जो भी विदेशी था अपने ओरिजिन और अपने प्रोडक्शन के रूप में, वो उन सभी चीज का विरोध किया गया। यहाँ तक कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनका भी विरोध किया गया, है ना। और जो भारतीय पद्धति थी शिक्षा की उसको बढ़ावा दिया गया, है ना। और इस मूवमेंट को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा जो प्रॉप अप किया, प्रमोट किया, वो थे आपके आर एन टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो खास तौर से उनकी जो पद्धति कहा कि पेड़ों के नीचे बैठ करके शिक्षा लीजिए, ये बिल्डिंग्स में बैठ करके, कंक्रीट की बिल्डिंग्स वगैरह में बैठ करके शिक्षा लेना, ये भारतीय जो वे ऑफ लाइफ है उसका हिस्सा नहीं है। जो भारतीय संस्कृति है ये उसके अगेंस्ट है। गुरुकुल पद्धति अपनाइए, है ना। तो इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि शैक्षिक संस्थान थे उन तक का विरोध किया गया। इस तरह से बंगाल डिवीजन और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार इसमें जो भाग करने वाले लोग थे वो मेन कौन थे, बाय हुम, है ना, किसके द्वारा ये सब चीजें की गई। तो अगर हम बात करें बंगाल डिवीजन की, तो उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ओके, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल डिवीजन के लिए कहा था, उन्होंने इसका आदेश दिया था। ओके, तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और ये बहुत ही कहा जाता है कि ही वॉज एन एस्ट्यूट एंड एन एक्यूटली रिएक्शनरी गवर्नर जनरल। ओके, ऐसे गवर्नर जनरल थे ये जो कि अपने गर्वीलेपन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे और इंडियंस को ये बहुत ही गलत वे में देखते थे, बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखते थे, है ना। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे और इंडिया वालों को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे। ये मानते थे कि इंडिया वालों में ऐसा कोई भी गुण नहीं है ना। स्पेशली अगर मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी के फील्ड में, मोरालिटी के क्षेत्र में इंडिया वाले किसी तरह की मोरालिटी नहीं रखते। यहाँ के लोग बहुत झूठे हैं
और भी तरह तरह की चीजें। ओके, जबकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ही सच्चे हैं, और ब्रिटिशर्स मतलब पर्टिकुलरली और पूरा यूरोप जनरली, है ना। तो यूरोप के लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, यहाँ के लोग बहुत बेकार है, इस तरह का इनका मानना था। तो इस तरह से ये बहुत ही गर्वीले टाइप के लोग थे, दूसरों के जो मतलब स्पेशली जो जैसे कि कहा जाता है कि विरोध की बात सुनना या अपोजिशन वालों की बात सुनना, है ना, इनको ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इंडिया वालों की तरफ से स्पेशली ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहते थे, है ना। जो फैसला दे दिया सो दे दिया, एकदम से तानाशाही वाला रूल। बहुत कहने के बाद लोगों के तब भी ये नहीं माने। जब इन्होंने एक बार बंगाल डिवीजन का निर्णय ले लिया तो ले लिया। लोगों ने बहुत विरोध किया, इनसे कहा कि देखिए ऐसा मत करिए मत करिए, लेकिन ये नहीं माने। ओके, तो लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसी तरह से अगर हम बंगाल के गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर वॉज द देन गवर्नर ऑफ बंगाल। इसी तरह से अगर ब्रिटिश क्राउन की बात करें तो ब्रिटिश किंग उस समय एडवर्ड सेवन थे, है ना। एडवर्ड सेवन थे, इनके बाद किंग जॉर्ज फिफ्थ आए। ओके, किंग जॉर्ज फिफ्थ वही जिनके टाइम में दिल्ली दरबार होगा और जो इंडिया भी आते हैं, है ना, जिनके टाइम में दिल्ली दरबार की प्रोसेसिंग चल रही होती है और उसी टाइम उस पर बम फेंका जाता है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका जाता है। तो उस समय इनके बाद ही किंग जॉर्ज फिफ्थ बनते हैं, और देश की आज़ादी के समय में किंग जॉर्ज सिक्स थे। ओके, ऐसे ही अगर हम इंडिया की साइड की बात करें तो जो मेन लीडर्स थे जिन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाई, बंगाल डिवीजन का विरोध किया, और तो उनमें हम सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो हैं लाल, बाल और पाल। ओके, लाल, बाल, पाल ट्रायो जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और भारतीय जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी, जो उग्रवादी जो माना जाता है दल, जो आक्रामक नेता थे भारत के, उनके लीडर माने जाते हैं ये तीनों। ओके, लाल, बाल और पाल। लाल से लाल बहादुर शास्त्री, लाला हरदयाल, सॉरी, देखिए लाल, ये लाला लाजपत राय थे, जो कि इनका जो मेन क्षेत्र था पंजाब था, पंजाब से बिलोंग करते थे ये लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और पाल, विपिन चंद्र पाल, ये बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल को। ओके, तो ये ट्रायो बहुत ही फेमस था। खास तौर से अगर हम इसमें बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हों, पूरी लाइफ अपने एक्टिविटीज़ में रहा हो। अगर एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात करें, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना वक्त लगाया, कितना दुख परेशानी सहे, अगर हम इस तरह से देखें तो गांधी जी के बाद जो सबसे बड़ा नाम उभर के आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, वो बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है ना, पंजाब केसरी कहा जाता है इनको। ऐसे ही महाराष्ट्र केसरी कहा जाता है आपके बाल गंगाधर तिलक को। और बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए ये एक्टिव रहे, और उसके बाद इनका जो सोचने का तरीका था वो थोड़ा बदल गया, और 1911-12 के बाद इनका जो योगदान था भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट में वो ना के बराबर था। ओके, दूसरे थे आपके आनंद मोहन बोस। इसके अलावा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका बहुत बड़ा रोल था। जो बंगाल डिवीजन के लिए, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो सभाएं हुई, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं इन लोगों ने आयोजित की, और कई सारे ऐसे संगठन बनाए जिनसे कि जो बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका विरोध किया गया। ओके, तो आनंद मोहन बोस, AM बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसमें और दो बड़े नाम थे। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल बहुत ही अहम है। इन्होंने कई सारे गीत लिखे, है ना, जैसे कि आमार सोनार बांग्ला,
ये उसी समय लिखा, और इसीलिए लिखा कि लोगों में जो विरोध के प्रति जो विरोध है, और जो ये बंगाल डिवीज़न का जो दर्द है उसको एक जुबान देने के लिए ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला, एक बहुत ही सुंदर सा जो गीत है वो लिखा। और यही गीत इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है, राष्ट्रगान भी है। ओके, उनकी जो नेशनल एंथम है वो यही है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ आमार सोनार बांग्ला। ओके, हमारा सुंदर बांग्लादेश, इस तरह से। ओके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल बहुत ही अहम है। इसके अलावा इन्होंने नेशनलिस्टिक एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, और बहुत तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन भी हैं जिसको कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है ना। तो बहुमुखी व्यक्ति थे और बहुत ही एक्टिव रहे अपने पूरे लाइफ लॉन्ग, और मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट थिंकर और राइटर माने जाते हैं, है ना। अपने एरा के ग्रेटेस्ट थिंकर और राइटर माने जाते हैं मॉडर्न एरा के R N टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, इसके अलावा के मित्रा एक एडिटर थे, कृष्ण कुमार मित्रा पूरा नाम था इनका। और इन्होंने जो था सबसे पहले जो ये बॉयकॉट का आइडिया था सबसे पहले इन्होंने ही दिया। असल में ये एक पत्रिका चलाते थे जिसका नाम था संजीवनी। ओके, संजीवनी नाम की एक पत्रिका चलाते थे। उसमें इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उसमें कहा कि अगर हम बहिष्कार मूवमेंट चलाएं, बहिष्कार करें यूरोपियन प्रोडक्ट्स का, तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। एक तो बंगाल के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा कि उनके ही प्रोडक्ट्स को खरीदा जाएगा, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। और दूसरा जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इकोनॉमिकली बहुत ही नुकसान होगा। ओके, तो इनका ही आइडिया था, जो बॉयकॉट का जो आइडिया था वो के मित्रा का था। इसके अलावा अरविंदो घोष, इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़े नाम है, शिक्षा जगत में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और अरविंदो घोष जो शुरुआती क्रांतिकारी जो नेता हैं उनमें से गिने जाते हैं। ये जो अलीपुर केस था उससे बहुत ही घनिष्ठता से इनका नाम जुड़ा रहा, और ये अलीपुर केस जो था वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस ऑफ इंडिया माना जाता है ना। कुछ ही जो लाहौर केस है, जैसे मेरठ केस है, ऐसे ही अलीपुर बॉम्ब केस है, बहुत ही फेमस केस है। और अरविंदो घोष इसके मेन पर्सन थे, मेन लीडर थे। ओके, तो अरविंदो घोष का ही बहुत बड़ा रोल था। बंगाल डिवीज़न और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इसके अलावा BC चटर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इन्होंने ही वंदे मातरम सॉन्ग लिखा, और वंदे मातरम सॉन्ग सिर्फ बंगाल डिवीज़न का ही नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता मूवमेंट का एक तरह से मेन सॉन्ग बन करके उभरा, है ना। वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो BC चटर्जी ने लिखा, और ये पूरे स्वतंत्रता मूवमेंट का एक आइडियल सॉन्ग बन गया। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि बंगाल डिवीज़न और स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से जुड़ी हुई जो कुछ मुख्य तिथियां हैं वो कौन सी हैं। ओके, तो पहली जो तारीख इसमें आती है वो जुलाई 19 या 20 है ना। कुछ बुक्स में 19 मिल जाता है और कुछ में 20 मिलता है। तो जुलाई 19 या 20 जो है इसमें बंगाल डिवीज़न की डिक्लेरेशन की गई। ओके, बंगाल डिवीज़न की घोषणा की गई थी 19 या 20 जुलाई को 1905। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है वो अगस्त 7 अगस्त। देखिए, जुलाई को 19 या 20 जुलाई में तो घोषणा कर दी गई थी कि हम डिवाइड करने जा रहे हैं बंगाल को, और तभी जो बहुत सारे सुधीजन थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुरोध किया कि आप ऐसा ना करें, ये अगेंस्ट द मोरालिटी है, और आप लोग मोरालिटी की दुहाई देते हो, आप लोग कहते हो कि वी आर द हार्बिंगर्स ऑफ मोरालिटी एंड द गुड डीड्स और गुड इंटेंशंस एटसेट्रा। तो ये तो आपकी ही वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स से अनुरोध किया गया कि आप बंगाल का डिवीजन ना करें, खास तौर से धार्मिक आधार पे तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इससे आने वाले समय में इसके बहुत ही दुष्परिणाम निकलेंगे, जैसे कि होता भी है ना। यहीं से बढ़ावा मिलता है मुस्लिमों को सेपरेट करने का, और वो चीज़ हो भी जाती है शुरू। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, और फिर वो
सेपरेट पाकिस्तान की मांग बाद में की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा और आखिरकार भारत का डिवीजन हो जाता है। ओके, तो इस चीज को कहीं ना कहीं सेंस कर रहे थे जो भी भारत के सुधीजन थे, जो लीडर्स थे, और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि ना प्लीज ऐसा मत करिए, कम से कम धार्मिक आधार पे तो डिवीजन मत करिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना और इसीलिए 7 अगस्त से ही फिर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। ओके, 7 अगस्त जो है यहाँ से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। देखिए 19 जुलाई या 20 जुलाई जो भी है उसमें तो सिर्फ डिक्लेरेशन की कि हम वी आर गोइंग टू डिवाइड बंगाल। ओके, इनका विरोध किया गया है, इनसे अनुरोध किया गया है कि भाई मत करिए, और जब ये नहीं माने तो 7 अगस्त 1905 से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू जहाँ से माने जाते हैं वो कलकत्ता का टाउन हॉल था। टाउन हॉल में एक सभा बुलाई गई और ये यहाँ से शुरुआत मानी जाती है बंगाल डिवीजन के अगेंस्ट में जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट थी उसकी। ओके, 7 अगस्त से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मानी जाती है और इसके बाद जो 16 अक्टूबर की तिथि है, इस तिथि को कहा जाता है कि मटेरियलाइज किया गया बंगाल के डिवीजन को, मतलब बंगाल को बांट दिया गया। ओके, 16 अक्टूबर को जब बंगाल को बांटा गया तो 16 अक्टूबर को एक हिस्टोरिक डे के रूप में मनाने के लिए जो इंडिया के लोग थे, जो बंगाल के लोग थे स्पेशली, उन्होंने इसको राखी दिवस के रूप में मनाया। ओके, राखी दिवस में हिंदुओं ने मुस्लिमों के और मुस्लिमों ने हिंदुओं के हाथों पे राखियां बांधी, एक दूसरे पे अपना भरोसा दिखाने के लिए, एक दूसरे के लिए अपना प्यार, अपना लगाव दिखाने के लिए। ओके, 16 अक्टूबर को राखी दिवस एकता दिवस के रूप में या राखी दिवस के रूप में मनाया गया, इसलिए कि हम एक हैं और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमें अलग नहीं कर सकती। ओके, यूनिटी शो करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में सामंजस्य है, एकता है, विश्वास है, ये जताने के लिए मनाया गया राखी दिवस या एकता दिवस के रूप में। और राखी दिवस मनाने की जो इसको घोषणा की थी, जो एग्जॉर्टेशन की थी, जो अनुरोध किया था, वो R N टैगोर ने किया था, है ना। R N टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ही 16 अक्टूबर को राखी दिवस या एकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो तीनों ही जो तारीखें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 7 अगस्त से जुड़ा हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कहाँ मीटिंग की गई, कहाँ से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। तो कलकत्ता में भी टाउन हॉल में मीटिंग की गई। ओके, आगे देखिए इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट, आखिरकार इसका क्या महत्व है और क्या इसके प्रभाव हुए। देखिए जैसे कि कहा जाता है बंगाल डिवीजन एक बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट कही जाती है इंडिया का, जो स्पेशली जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी जान, उसका जो फर्स्ट आंदोलन है बड़े लेवल पे, वो बंगाल डिवीजन माना जाता है। इसीलिए बंगाल डिवीजन बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है। देखिए जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एकदम से अपनी जो औकात थी उस पर आ जाती है और बहुत ही हैवी और क्रूरल रिप्रेशन करती है ना, दमन करती है। और दमन करने के लिए वो हर तरह की जो उनकी कुटिल चाल हैं वो चलते हैं और इसके साथ ही लोगों पे बहुत जुल्म, बहुत ज्यादतियां करते हैं, है ना। तो क्रूअल रिप्रेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनका जो अभी तक का एक फेज था, अभी भी जो मॉडरेट से जो नरमवादी दल था वो अभी भी सक्रिय था, बाल कृष्ण गोखले वगैरह, गोपाल कृष्ण गोखले एटसेट्रा जैसे जो लीडर्स थे वो अभी थे, दादा भाई नौरोजी और दूसरे लोग जो सॉफ्ट टाइप के लीडर्स थे वो अभी भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे, उनके समर्थकों में बहुत कमी आई इसी की वजह से, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन देखा तो। ओके, तो इससे बहुत असर पड़ा। दूसरी चीज है ब्रिटिशर्स कवर वॉज ब्लोन, है ना। यही कि ब्रिटिशर्स एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव टाइप के लोग हैं और जनता से मिल करके चलना चाहते हैं, जनता की सिर्फ भलाई का काम करना चाहते हैं। ये जो इस तरह का कवर उन्होंने रख रखा था अपने चेहरे पे वो हट गया। और हटा क्यों, ये देख करके कि जब इंडिया के लोगों ने देखा कि भाई हमने जैसे ही विरोध करना शुरू किया, हम तो मना कर रहे हैं कि हम हमारे बंगाल को आप मत बांटो, है ना, लेकिन ये हमारी सुन नहीं रहे। ओके, ये हमारी सुन नहीं रहा और इसके बजाय हम पे इतने सारे जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं।
तो यहीं से जो एक सॉफ्ट पावर का जो कवर था ब्रिटिशर्स का, जो ये उन्होंने ढोंग कर रखा था कि हम बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं और जनता की सहमति से ही रूल करते हैं, वो कवर जो था वो ब्लोन हो गया। उनका जो एक दूसरा कवर था, जो वो कहते थे कि हम एक बेनेवोलेंट हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो तो बहुत पहले ही ब्लोन अप हो चुका था। ओके, जब भारत में एक के बाद एक कई सारे अकाल पड़े और वो जश्न मना रहे थे, है ना, तो वहीं पे वो तो तब ब्लोन हो गया था। दूसरा जो बची खुची चीजें थी कि हम पब्लिक सेंसिटिव हैं और हम पब्लिक की कंसेंट का मान करते हैं, पब्लिक की राय को सुनते हैं, वो कवर इस आंदोलन के दौरान खत्म हो गया। ओके, इसी के साथ ही पिटिशंस और प्रेयर का जो टाइम था वो खत्म। ओके, नरमवादी दल का जो विरोध करने का तरीका था उसी को पिटिशन एंड प्रेयर का काम, पिटिशन एंड प्रेयर की फॉर्म कहा जाता है विरोध करने की, तो वो खत्म हो गया। पिटिशन एंड प्रेयर क्या था कि जब भी कभी कोई डिमांड रखनी होती थी नरमवादी दल के नेताओं को, तो वो इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर के खास से जैसे एनुअल सेशन होता था, है ना, और जो भी इश्यूज उनके सामने होते थे उन इश्यूज पे विचार करते थे, उनके रिगार्डिंग कोई एक एप्लीकेशन टाइप की बनाते थे या प्रपोजल बनाते थे और उसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा करके दे दिया करते थे। ओके, ये सब जो काम है ये पिटिशन एंड प्रेयर का की एक्टिविटी कहा जाता है। तो अब पिटिशन एंड प्रेयर की एक्टिविटी का जो टाइम था वो खत्म हो गया, है ना, क्योंकि इंडिया वाले समझ गए थे कि ये सब जो है वो ढोंग है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिर्फ, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भले का कभी नहीं सोच सकती। हमारी मांगों के लिए, हमारी जो भावनाएं हैं उनके लिए वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। उसको सिर्फ इंडिया को लूटना है, इंडिया को पैसे की तरफ से लूटना है, चाहे वो उसके लिए इसके लिए उनको भले से धार्मिक रूप से ही क्यों ना डिवाइड करना पड़ जाए, है ना। सबसे ज्यादा जो देखिए ब्रिटिशर्स की इमेज को धक्का लगा इस आंदोलन से, वो इसी बात पे लगा था कि बंगाल की डिवीजन में जो धार्मिक आधार पे जो इन्होंने विभाजन करने का कहा था, प्रपोजल था, उससे सबसे ज्यादा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के बारे में अभी तक भी जो भारतीय जनता थी वो ये नहीं सोचती थी कम से कम, है ना, कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना रूल बचाने के लिए वो हमारे इस हद तक गिर जाएंगे, हमें धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इमेज थी उसको सबसे ज्यादा धक्का लगा, इसलिए पिटीशन और प्रेयर का टाइम माना जाता है कि यहाँ से खत्म हो गया। ओके, और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई 1905 के बाद। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। ओके, इसके साथ ही देखिए जैसे ये पिटिशन प्रेयर का टाइम ओवर माना जाएगा तो अब कैसे विरोध करेंगे? एक्सट्रीमिज्म, हथियारों का इस्तेमाल, है ना। तो इसके साथ ही एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला। जो उग्रवादी दल माना जाता है, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का नाम इसमें शामिल किया जाता है। ओके, तो ऐसे लीडर्स को कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रैक्शन मिला, दे गॉट इंक्रीज ट्रैक्शन, मोर ट्रैक्शन देन एवर। ओके, भारतीय जनता से उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि अब भारतीय जनता को ऐसा लगा कि नहीं, इस तरह से जो पुराने जो कांग्रेसी है हमारे जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे देश की आजादी के लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, तो इसीलिए एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला, यहाँ से रिवोल्यूशनरीज को बढ़ावा मिला और पूरे भारत में लगभग रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज जो थी वो शुरू हो गई, है ना। यहीं से मैं बताता चलूं आपको कि लगभग इसी आंदोलन के आसपास से जो था, जो दो मेन क्रांतिकारी संगठन थे उनका गठन होता है ना। जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मित्र मेला नाम का संगठन गठित होता है, जिसने की बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की सावरकर के नेतृत्व में, वीर सावरकर के नेतृत्व में। ओके, ऐसे ही बंगाल में अगर हम बात करें तो युगांतर, जिसको कई जगह युगांतर भी कहा जाता है, युगांतर संघ स्टैब्लिश हुआ और इसके साथ ही फिर अनुशीलन समितिज बनी। और अनुशीलन समिति ने जो था, जो आतंकवादी जो गतिविधियां थी, जो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनको बढ़ावा दिया। ओके, तो रिवॉल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, ये जो आंदोलन था, मैं यहां बताता चलूं कि ये आंदोलन सिर्फ
वैसे तो आपको लगेगा कि बंगाल डिवीजन है तो शायद बंगाल तक ही लिमिटेड हो, लेकिन ये बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहा। ओके, जैसे कि अभी हमने नाम लिए थे लाल बाल पाल, जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने इसको अजीत सिंह के साथ मिलकर के पंजाब में बहुत बढ़ावा दिया। पूरे पंजाब में उन्होंने कोशिश की कि ये जो बंगाल डिवीजन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है उसको बढ़ाया जाए, उसको फैलाया जाए। ओके, तो पंजाब में ये बहुत ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, उत्तर यहाँ पे बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ दिल्ली में इस भी इसका खूब इसको समर्थन मिला, और महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर एक्टिविटीज हुई। मद्रास प्रांत में भी इसके लिए एक्टिविटीज की गई। तो पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि पैन इंडिया इसकी प्रेजेंस, इसका फैलाव नहीं हो सका, लेकिन फिर भी भारत के बहुत बड़े हिस्से पे इसका फैलाव हुआ। ओके, तो स्प्रेड अप लगभग ऑल ओवर इंडिया था। स्वशासन और स्वराज, देखिए यहां से अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे सिर्फ कुछ छूट मांगी जाती थी, है ना। उनसे कहा जाता था कि भैया आप हमें भी गवर्नेंस में हिस्सेदारी दो। इंडिया के जो लोग हैं उनको भी गवर्नेंस में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो लॉ बनाने का काम हो, है ना, लेजिस्लेचर हो, उसमें हिस्सेदारी मांगते थे। मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट हैं उनमें हिस्सेदारी मांगते थे। मतलब गवर्नेंस में और प्रशासन में सीधे सीधे हिस्सेदारी अब तक मांगा करते थे। ये नहीं कहते थे कि पूरी तरह से हमें दे दो। ओके, लेकिन अब यहां से थोड़ा लाइन ऑफ अटैक जो था वो चेंज होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और यहां से मांग उठती है स्वशासन और स्वराज की, है ना। हालांकि अभी से देखिए स्वशासन कैसा होगा या स्वराज कैसा होगा, ये अभी से डिक्लेयर तो किसी ने नहीं किया था कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, लेकिन फिर भी यहाँ से स्वशासन और स्वराज की मांग उठती है। देखिए स्वराज या स्वशासन की फॉर्म कैसी होगी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1928-29 में जो नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू जिसको प्रिपेयर करते हैं, अगर हम उसकी भी बात करें तो वहां डोमिनियन स्टेटस मांगा था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि जो मेन 3 फील्ड थे वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहते, और बाकी इंडिया के इंटरनल मामले जो थे वो लगभग इंडिया के हाथ में आ जाते। इंटरनल मामले जैसे किस तरह से गवर्नेंस चलानी है, कैसी योजनाएं बनानी है, वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन डिफेंस और आपका कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स ये ब्रिटिशर्स के हाथ में रहने थे। तो 1929 तक 28 तक भी ये क्लियर नहीं था कि हम पूरी तरह से आज़ाद होना चाह रहे हैं या ब्रिटिशर्स के अंडर में ये कॉलोनी की तरह से रहना चाह रहे हैं, है ना। बीच में अभी आप और देखेंगे, अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो, कि अभी भी लंबे टाइम तक यही चीजें रहती हैं कि पूरी तरह आज़ादी ना मांग करके डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं ब्रिटिश कॉलोनीज के आधार पे। ओके, तो स्वशासन और स्वराज अभी क्लियर तो नहीं था, लेकिन इसकी मांग होने लगी। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वशासन की मांग की। ओके, स्वशासन की मांग पहली बार उनके द्वारा की गई। 1906 में फिर जो कांग्रेस का सेशन है वो कैलकाटा होता है, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ओके, तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता में डिमांड की कि हमें स्वराज्य चाहिए। ओके, स्वशासन की जो आवाज आई 1905 में आई बनारस अधिवेशन में, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में इसीलिए किया गया था 1906 का अधिवेशन क्योंकि बंगाल डिवीजन की मूवमेंट वहां चल रही थी, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको मीनिंग्स देने के लिए ही स्वराज वहां पे 1906 की जो कांग्रेस की सेशन थी वो की गई। ओके, और इसी में दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने डिमांड की कि हमें स्वराज चाहिए। ओके, इसके साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसका भी उदय होता है इसी आंदोलन से। 1906 में स्पेशली इसके रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनते हैं। ओके, तो नेशनलिस्टिक एजुकेशन आती है बंगाल डिवीजन के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई उससे। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, वो अपनी जो उनकी रिलीजियस बेस पे जो बांटने की पॉलिसी थी उस पर और आगे बढ़ जाते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया इन्होंने। 1909 में इन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो था और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दे दिया, है ना। और 1919 में इन्होंने इसके साथ साथ सिखों को और कई सारे वर्गों को भी इसमें शामिल किया। और 1900 जो 32-33 में 1933 में जो इन्होंने आ, जो डिक्लेरेशन की थी, है ना, 1933 की डिक्लेरेशन के द्वारा इन्होंने जो एससीज थे, दलित समुदाय था, उसको भी हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की थी। ओके, तो इस तरह से ये लगातार आगे बढ़ते रहे अपने इसी मूवमेंट में। और जब एक बार मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, देखिए मुस्लिम लीग का गठन होता है और वो मुस्लिमों के लिए राइट्स की मांग करती है। ओके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी देते हैं। इस चीज को हिंदू भी माइनॉरिटी देख रहे थे और इसीलिए वो इसके रिएक्शन के तौर पे हिंदू महासभा का गठन करते हैं। ओके, हिंदू महासभा का गठन होता है 1914 में। और इस तरह से जो बंगाल डिवीजन थी, ये ही जो थी कहीं ना कहीं कामयाब हुई अपने उद्देश्य में, है ना। जो ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था किसी तरह से हिंदू और मुस्लिमों में बांटो यहाँ के लोगों को, तो वो चीज देखिए कहीं ना कहीं हो गई। मुस्लिम लीग बन गई उधर, और इधर हिंदू महासभा बन गई, और आगे चल के आरएसएस भी बन जाता है। ओके, तो हिंदू और मुस्लिम, हालांकि इनके सपोर्टर्स अभी भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जो षड्यंत्र करा था ब्रिटिशर्स ने, वो कहीं ना कहीं उनको इसमें कामयाबी मिली। ओके, और भारत के जो लोग थे धीरे 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 वो धर्म के आधार पे बंटने लगे, और इसी बंटने की वजह से आखिरकार 1947 में भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। ओके, आगे देखिए पार्टीशन एनल्ड 1911 हार्डिंग। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने डिक्लेरेशन की कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो निरस्त किया जाता है। ओके, किंग जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत में दिल्ली दरबार किया गया था। दिल्ली दरबार में ही घोषणा की गई 1911 में बंगाल के पार्टीशन को एनल करने की, बंगाल के पार्टीशन को रद्द करने की। ओके, लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि जो जिन्न था वो तो बोतल से बाहर आ चुका था। कम्युनलिज्म का जो जिन्न था वो बोतल से बाहर आ चुका था, और उसके दुष्परिणाम आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1914 में हिंदू महासभा का गठन, 1925 में आरएसएस का गठन, और धीरे धीरे जो हिंदू मुस्लिम है उनके बीच में खाई चौड़ी होती जाती है, और आखिरकार हमारा पार्टीशन हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे थे जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या आरएसएस की, तो यहाँ हम बताते चलें कि ये जो संगठन थे जो धर्म के आधार पर बने थे, इनका उद्देश्य अपने अपने समुदाय के लिए ब्रिटिशर से ज़्यादा छूट लेना था। तो इसीलिए ये लोग ब्रिटिशर से मिलकर के चले, मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे मिलकर के चले, और उनसे मिलकर के उनके जो उनकी इच्छाएं थी उसके अकॉर्डिंग काम करने की इन्होंने कोशिश की, उनके अनुसार काम करने की कोशिश की। इसलिए जो कांग्रेस की मूवमेंट्स होती थी अक्सर ये उनका साथ नहीं देते थे। कांग्रेस की मूवमेंट्स में कांग्रेस का साथ ना दे करके ये ब्रिटिशर्स का साथ देना पसंद करते थे। दैट वाज ऑल अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल डिवीजन एंड बॉयकॉट मूवमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep studying, keep learning, and keep growing.